नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग पे आपका स्वागत है। मैं हूँ रजनीश कौर। अक्सर जब कभी लोग बीमार पड़ते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उस समय दवा दुआ से ज्यादा जरूरी हो जाता है ब्लड, खून यानी रक्त। रक्त को किस तरीके से मुहैया करवाया जाए, क्या प्रोसेस रहता है उसको सेव करने का, किस तरीके से हम इजीली अप्रोच कर सके, इस सारे विषय के बारे में जानकारी करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू की जाने मानी डॉक्टर मीना सिद्धू। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। मैम, ब्लड जब हम सुनते हैं तो अलग सा ही डर बैठ जाता है हमारे अंदर। इसी बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरीके से आप इसको प्रोक्योर करते हो, क्या होता है ये सारा प्रोसीजर, इसके बारे में। ब्लड जो है ये बहुत ही आजकल मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो ब्लड जब भी चाहिए होता है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, काफ़ी सीरियस कंडीशंस होती हैं, जैसे ट्रॉमा होता है या फिर बच्चा पैदा करते वक्त डिलीवरी के टाइम किसी फीमेल को ब्लड लॉस हो रहा होता है या फिर खून नहीं बनता है। इसके अलावा ब्लड के प्रोडक्ट्स होते हैं या वो उनमें किसी चीज़ की कमी आ जाए, तब हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और जो ब्लड ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं बाहर बाज़ार में नहीं मिलती है। ये सिर्फ जो है, हम इंसान हैं तो हम इंसान ही जब ब्लड डोनेट करेंगे तो वो इंसान के काम आएगा। कोई और अभी तक कोई ब्लड बनाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है, कहीं कोई फैक्ट्री नहीं है। ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है यही ब्लड की फैक्ट्री है। तो इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक ब्लड डोनेशन करना। और ब्लड डोनेशन भी वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन। ऐसे अस्पताल में आते हैं, जब हमारे मरीज को ब्लड चाहिए होता है तो रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल या जो भी होता है इनके नोन टू होते हैं, वो आके खून जमा करते हैं। और वो क्या होता है, वो सिर्फ उस पेशेंट के लिए ही डायरेक्टेड होते हैं ब्लड। अगर उस पेशेंट को ज़्यादातर लग जाता है, अगर नहीं लगता है तो फिर किसी और को लग जाएगा। पर वॉलेंट्री डोनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी डिमांड और सप्लाई के का जो गैप है उसको फिल करने के लिए, और हमेशा हमारे पास ब्लड रहना चाहिए। ब्लड इतना होना चाहिए ताकि जो मरीज है वो खून की वेट ना करे। ब्लड जो हमारे पास शेल्फ्स में पड़ा हुआ है वो मरीज की वेट करे कि ब्लड जो है हर किसी मरीज को एक आराम से मिल जाए, मरीज को या उसके रिश्तेदारों को दर दर भटकना नहीं पड़े खून के लिए। तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन जो है, जो हमारे जैसे लोग, जो हेल्दी लोग हैं, 18 साल से लेके 60 साल की उम्र तक जो भी हैं, जो हेल्दी हैं, जिनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो जब ब्लड डोनेशन की एक प्रक्रिया होती है, ये एक बहुत ही साइंटिफिक और सेफ प्रक्रिया है। जिस भी किसी को ब्लड डोनेट करना है वो किसी भी लाइसेंस्ड ब्लड सेंटर में आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या फिर कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिल के सारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप्स। अगर इंडिविजुअल वॉलेंट्री डोनर्स भी हैं तो इंडिविजुअल वॉलेंट्री डोनर्स हॉस्पिटल में आके, ब्लड सेंटर्स में आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जब वो ब्लड डोनेट करते हैं उससे पहले उनका एक एग्जामिनेशन होता है, डोनर एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। एक क्वेश्चनर होता है, वो पूरा फिल करवाते हैं। उसके अंदर उनसे पूरा उनकी हेल्थ के बारे में पूरा उनका जायज़ा किया जाता है। उनसे उनकी बीमारी या कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं, या फिर उनको किसी तरह की कोई वैक्सीनेशन तो नहीं हुई है। तो उस हिसाब से उनका पूरा टेस्ट किया, पूरा एग्जामिनेशन होता है। फिर उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, उनकी पल्स, बीपी चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया, देखा जाता है कि ये कहीं एट प्रेजेंट वो बिल्कुल हेल्दी हैं। तो फिर उसके बाद जो है डोनर का ब्लड लिया जाता है। जब हम डोनर का ब्लड लेते हैं तो हम 450 या 350 ml ब्लड लेते हैं। तो 450 ml अगर 55 kg या 50 kg से ज़्यादा है तो हम 450 ml ब्लड लेते हैं। अगर उसका वेट 45 से, ब्लड देने के लिए डोनर का वेट 45 kg होना चाहिए। अगर 55 से कम है तो हम 350 ml ब्लड लेते हैं। तो वो बहुत ही कम ब्लड होता है हमारी बॉडी में। जो ब्लड है वो
70 to 80 ml पर केजी बॉडी वेट होता है, तो 6 से 7 लीटर तक या 5.5 से 6, 6.5 लीटर तक ब्लड हमारी बॉडी में होता है। उसमें से अगर 350 ml या 450 ml निकल भी जाए तो उससे हमारी बॉडी को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ही कम मात्रा में जो ये ब्लड है ये निकाला जाता है। और ये ब्लड जो है, ये जब ब्लड देते हैं डोनर, तो ये 24 आवर्स में इसका जो वॉल्यूम है, जैसे 450 ml जो लिया है वो पूरा हो जाता है। और उसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, रेड सेल्स, उसके प्लेटलेट्स, सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, फिर कई एलिमेंट जैसे आयरन लॉस हुआ, वो सारा का सारा अगर हम प्रॉपर नॉर्मल डाइट जो हम ले रहे हैं, रूटीन डाइट ले रहे हैं, उसमें वो 3 महीने के अंदर अंदर वो पूरा हो जाता है। तो 3 महीने के बाद फिर से डोनर जो है वो ब्लड दे सकते हैं। जो फीमेल्स हैं वो 4 महीने के बाद ब्लड देते हैं और जो मेल्स हैं वो हर 3 महीने के बाद ब्लड दे सकते हैं। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. मैम, मेरा यही सवाल आपसे है अब, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक संदेश जो मैं इस माध्यम से देना चाहती हूँ। अगर हम कभी सोचते भी हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंडफादर या मदर वो यही चीज बोलते हैं कि नहीं, तुम अभी इस लायक नहीं हो, तुम्हारा इतना खून खुद का नहीं है, कमजोर पड़ जाओगे, कुछ बीमार हो जाओगे। सबसे बड़ा मिथ हमारी सोसाइटी में ये है, आई थिंक। तो क्या कितना रिक्वायर होना चाहिए आपके पास ब्लड, कितना आप दे सकते हो? जैसे कि आपने ये तो बता दिया कि कितनी देर बाद आप रिकवर कर सकते हो। मैं चाहती हूँ पूरा डिटेल में हमें एक बार फिर से एलैबोरेट करके ये बताइए कि कितनी एज में हम दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कितना हमारे पास होना चाहिए और कितना रिकवर हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 18 से 60 साल की उम्र तक आप दे सकते हो। और जो रेगुलरली डोनेट करते हैं, साल में एक बार डोनेट करते हैं, वो 65 ईयर्स तक डोनेट कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं रेगुलर डोनर्स, तो वो 65 ईयर्स तक डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट करने के लिए डोनर का अपना हीमोग्लोबिन जो है वो कम से कम 12.5 ग्राम होना चाहिए। अगर 12.5 ग्राम उसका डोनर का हीमोग्लोबिन है तभी वो डोनेट करेगा, और जो रेसिपिएंट होगा जिसको वो ब्लड चढ़ाया जाएगा उसको भी फायदा होगा और डोनर को भी नुकसान नहीं होगा। अब कई बार हम क्या देखते हैं कि कई लोग बड़ा जिद करते हैं कि कोई बात नहीं मैम, आप ले लीजिए, 11.5 ही तो है, बहुत है खून हमारे में। पर वो उससे डोनर से ज्यादा रेसिपिएंट जो है, जिसको ट्रांसफ्यूजन मिलेगी, उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। तो डोनर का भी हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा। तो जब एक बार ब्लड देते हैं तो उसमें 0.75 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। तो इसीलिए डोनर का हीमोग्लोबिन पहले ही अच्छा होना चाहिए, ताकि ब्लड देने के बाद उसको एनीमिया नहीं हो और उसको किसी तरह की कमजोरी नहीं हो। तो जैसे मैंने बताया, फीमेल्स जो हैं वो हर 4 महीने बाद ब्लड दे सकती हैं, क्योंकि उनको पीरियड्स आते हैं तो उसमें भी थोड़ा ब्लड लॉस होता है। तो इसीलिए फीमेल्स का 4 महीने तक, ये हमारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, नेशनल गाइडलाइंस हैं। जो ब्लड सेंटर्स हैं, जो ब्लड बैंक हैं, ये लाइसेंस इनको मिलता है, और जो लाइसेंस है वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मिलता है। तो जो ये लाइसेंस और ये सारी जो गाइडलाइंस हैं, ये नेशनल गाइडलाइंस हैं। इसी तरह से हर कंट्री की अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं कि अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से हमारी कंट्री की ये गाइडलाइंस हैं, तो हम अपनी कंट्री की गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं। और जो हमारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, ये जो हमें लाइसेंस मिलता है, उन सब के में ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन ब्लड दे सकते हैं, कौन नहीं ब्लड दे सकते। उस आधार के ऊपर हमारा एक डोनर प्रश्न का वो एक क्वेश्चनर होता है, पूरा होता है, तो उसको वो डोनर को हम देते हैं। डोनर खुद उसको पढ़ के
वो लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो वो डोनर जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है उसको पढ़ के उसके ऊपर टिक लगा सकते हैं और अपने उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, वो उनको बता देंगे कि क्या वो ब्लड देने लायक हैं या नहीं है। अगर वो ब्लड उनका नहीं देने लायक है तो फिर उनको हम डेफर कर देते हैं। जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम हुआ तो हम उसको बोलते हैं कि आप पहले अपना हीमोग्लोबिन ठीक करके आइए, अपना 12.5 तक मिनिमम आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फिर किसी को कोई बीमारी है, मान लो किसी को टीबी हो गया है, तो टीबी की पूरी दवाई खत्म होने के 2 साल के बाद वो ब्लड दे सकते हैं। फिर कई क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, चाहे वो ठीक भी हो गए हों पर उनसे ब्लड नहीं लिया जाता है। तो काफ़ी सारी क्रॉनिक शुगर के मरीज हैं, अगर किसी को ब्लड शुगर डायबिटीज़ है तो उसको उनका ब्लड हम ले लेते हैं, पर उसकी एक कंडीशन है कि पिछले 3 महीने तक उनकी जो दवाई है वो चेंज नहीं हुई होनी चाहिए और पिछले 3 महीने तक उनका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो भी नॉर्मल रहने चाहिए। इसी तरह से ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना चाहिए, उनकी कोई दवाई की जो डोज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये सारी गाइडलाइंस है, बहुत लंबा चौड़ा वो है, तो वो सारा का सारा डोनर को फिलअप करना पड़ता है और डॉक्टर भी फिर उसको पूरा देखते हैं और उसके बाद ही ब्लड जो है लिया जाता है। मैम जैसे अब मैं एलिजिबल हूँ या मैं एज ए लेमैन हम बता रहे हैं कि मुझे अब ब्लड देना है, ब्लड देने के बाद तुरंत मेरी क्या प्रिकॉशंस रहनी चाहिए अपनी सेफ्टी को लेके? क्योंकि हमें जो सुनने में आया, हम यही कहते हैं कि जी ब्लड देकर आए हैं बहुत सारा, हम उसके बाद दूध पी लेते हैं, एग्स खाना शुरू कर देते हैं या बहुत ज्यादा नॉनवेज ले लेंगे ताकि हम ठीक रहें। ऐसा क्या सच है या आप नॉर्मल डाइट? जो नॉर्मली गाइडलाइंस हैं उसमें है कि आपने 24 आवर्स तक अच्छा फ्लूइड्स लेने हैं, फ्लूइड्स आपने खूब लेने हैं ताकि आपको किसी तरह का डिहाइड्रेशन या ऐसा नहीं हो। तो फ्लूइड्स आप लेंगे, आप खाना जो आप रूटीन में खाना खाते हैं आप वही खाना खाएंगे। ब्लड देने के बाद क्या होता है कि हम लोग भी अपने पास कोई 15 मिनट्स तक या आधे घंटे तक अगर डोनर के पास टाइम अवेलेबल है, ज़्यादातर डोनर्स के पास टाइम इतना होता नहीं है, तो अगर वो हैं तो हम उनको अपने कम से कम 15 मिनट तो हम डोनेशन के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर रखते हैं। तो पोस्ट डोनेशन हम थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट देते हैं डोनर्स को ताकि वो हमारी नज़रों के सामने ही रहे, उनको किसी तरह के कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार फर्स्ट टाइम डोनर्स होते हैं, पहली बार जब ब्लड निकल रहा होता है तो उनको थोड़ा सा लो बीपी हो जाता है, तो हम फिर उनकी वो अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो अदरवाइज एज सच कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खाना है, कोई स्पेशल खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना रूटीन खाना खा सकते हैं। मैम एक चीज जो जनरली हमें देखने को मिलती है कि इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस पेशेंट को इमीडिएटली ब्लड रिक्वायर्ड होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी हमारा ब्लड ले लीजिए, तो इवन की एक इंटरेक्शन चलती है, हमें ब्लड बैंक से कहा जाता है कि नहीं आपका इसके साथ मैच नहीं करता, अगर करता भी है तो प्रॉपर उसका पहले टेस्टिंग होती है, उसके वो प्रोसीजर क्या रहता है? क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, हम ये जानते हैं कि हमने ब्लड दे दिया मीन्स कि अभी दे दिया और दूसरे को हमने चढ़ा दिया, तो इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? जब एक डोनर ब्लड देता है तो उसकी एक पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने बताया हमारे कंट्री में 5 मैंडेटरी टेस्ट है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया। ये 5 टेस्ट हमने उसके ब्लड के ऊपर करने होते हैं। तो ये ब्लड टेस्ट करते हैं उसके ऊपर, फिर उसकी डोनर की ग्रुपिंग होती है और एक एंटीबॉडी स्क्रीनिंग होती है। तो ये टेस्ट जो हैं इसको करने में 1 दिन लग जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में हम लोग कम से कम 24 टू 48 आवर्स लग जाते हैं। तो अगर किसी डोनर ने ब्लड दिया, मान लो रिप्लेसमेंट डोनर है, उसके मरीज को ब्लड चाहिए, तो उसके मरीज के लिए ऑलरेडी टेस्टेड ब्लड जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। उसको वो ब्लड नहीं मिलेगा जो उसने डोनेट करवाया है, क्योंकि वो ब्लड की एक टेस्टिंग की प्रक्रिया है। वो जब वो उससे पूरा पास हो जाएगा कि उसमें किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं है, तभी वो ब्लड जो है वो बाहर इन्वेंट्री में हमारे पास आएगा। अदरवाइज वो अगर उसमें किसी तरह की भी इन्फेक्शन पाई जाती है ब्लड में, तो उस ब्लड को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। पर पेशेंट को जो ब्लड है, फिर जो पेशेंट को ब्लड चाहिए उसमें भी एक प्रक्रिया होती है, उसमें ब्लड ग्रुपिंग करनी होती है और क्रॉस मैचिंग करनी होती है। तो ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग में इसमें भी 1 घंटा लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है।
तो उसमें हम पेशेंट को वेट करवाते हैं उतनी देर तक। पर किसी को इमीडिएटली ब्लड चाहिए, मान लो जैसे आपने बोला ट्रॉमा पेशेंट्स है, उनका बहुत खून बह रहा है, तो हम उसमें रैपिड क्रॉस मैच करके भी दे देते हैं। तो वो उसमें हम पूछते हैं कि पेशेंट के पास कितना टाइम है, क्या उसको इमीडिएटली ब्लड चाहिए। अगर इमीडिएटली ब्लड चाहिए, उसका पेशेंट का हमें ग्रुप नहीं पता है, या वो बोलते हैं कि ये पेशेंट, तो हम इमीडिएटली ओ नेगेटिव जो है पैक्ड सेल्स वो उठा के हम दे देते हैं कि ये ओ नेगेटिव पैक्ड सेल्स हैं, वो किसी को भी आप चढ़ा सकते हैं। पर वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए। फिर जब तक उस पेशेंट को वो पैक्ड सेल्स का ट्रांसफ्यूजन होती है, तब तक हम उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, और फिर उसके ग्रुप के आधार के ऊपर जो भी ग्रुप आता है तो वही ब्लड हम उसको क्रॉस मैच करके नेक्स्ट यूनिट्स जो हैं वो हम उसको दे देते हैं। तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम आउट ऑफ ग्रुप दे देते हैं, और उसमें हम प्रेफर करते हैं कि ओ नेगेटिव जो है वो हम वही डोनेट कर दें। अदरवाइज जो नॉर्मली रूटीन इलेक्टिव सर्जरीज हैं, या फिर जो एनीमिया थैलासीमिया के बच्चे आते हैं, या फिर कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम कभी प्रेफर नहीं करेंगे कि रैपिड क्रॉस मैच से ब्लड जाए। उनके एक प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है क्रॉस मैचिंग की, वो पूरी की पूरी करने के बाद ही उनको ब्लड दिया जाता है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि एक प्रॉपर प्रोसेस के बाद ही हम ब्लड किसी को दे सकते हैं और किसी का ब्लड ले सकते हैं। मैम, बेनिफिट्स क्या रहते हैं रेगुलर ब्लड डोनेट करने के? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि जब भी आप कोई दान करते हो, अपने मन में कितनी खुशी होती है, कितनी पॉजिटिविटी आती है। सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि वही है कि आपके अंदर आप किसी की हेल्प कर रहे हो। आपका जो एक ब्लड है उससे 3 या 4 कंपोनेंट्स बनेंगे, तो एक ब्लड की यूनिट 4 लोगों को हेल्प कर रही है। 4 मरीज जिनको कि ब्लड आजकल उन्हीं को दिया जाता है जिनको एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है, तो 4 लोगों को आप हेल्प करते हो, तो ये एक मेरे को लगता है अपने आप में एक अच्छी फीलिंग है कि हम दे रहे हैं। दूसरा ये है कि ये देखा गया है, कई स्टडीज हुई हैं, इसमें ये देखा गया है कि जो डोनर है उसको हार्ट डिजीजेस के चांसेस कम होते हैं, उनको हार्ट का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। जो लिपिड्स लेवल हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल और जो बैड लिपिड जैसे ट्राइग्लिसराइड्स या और लिपिड्स जो होते हैं जिनको हम बैड लिपिड्स बोलते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि जब भी हर बार डोनर का चेकिंग होती है, हर बार डोनर आता है उसकी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, उसका पल्स, बीपी, बेसिक डोनर फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका हीमोग्लोबिन हर बार चेक हो रहा है। आपके जो 5 इन्फेक्शंस हैं, अगर आपने ये टेस्ट बाहर से करवाने होंगे तो आपके कई हज़ारों रुपए लग जाएंगे, 1,5-2 हज़ार रुपए तो आराम से लग जाएंगे। यहाँ पे आपके एकदम फ्री हो रहे हैं टेस्ट, तो हर साल आप ये करवा सकते हैं। और इससे ये टेस्ट किस तरह से ये फैलती हैं ये बीमारियां, जैसे हेपेटाइटिस है, बी और सी है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। तो इससे डोनर को पता चलता है कि मुझे अपने आप को जो है, मेरे को अपना करेक्टर बिल्ड अच्छा करना है, मुझे कहीं भी फिसलना नहीं है, मुझे जो है ऐसे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है जिनसे कि मुझे ये बीमारी लग सकती है। तो और एक सिंगल पार्टनर के साथ आपने रहना है, आउट ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से उसको अपनी हेल्थ के बारे में और हेल्थ अवेयरनेस और अपने जो भी थोड़ी हेल्थ एजुकेशन भी मिल जाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं जो एक आम इंसान, ले पर्सन जो है, जिसको नहीं हो पाते। शायद इसीलिए हम इसे महादान कहते हैं कि सबसे बड़ा दान। मैम, किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं हम ब्लड डोनेशन में? क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि जनरली हम लोग डरते हैं, कौन जाएगा, कब जाएगा, कहाँ पे है, एक प्रोसेस है लंबा और हेजिटेशन होती है। नहीं, ये बिल्कुल लंबा प्रोसेस नहीं है। जब आप ब्लड सेंटर में आ जाएंगे, आपके 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, अनलेस थोड़ी बड़ी लंबी वेटिंग है या। पर इससे ये है कि आप हमारे ब्लड सेंटर में तो 24 आवर्स डोनेशन होती है, तो कभी अगर किसी के पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो हम प्रेफर करते हैं कि 8 बजे से पहले ही आ जाएं, नाइट में ट्रांसफ्यूजन डोनेशंस जो हैं वो ना हो। तो आप सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आप वहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारा 24 आवर्स ओपन होता है, बट प्रेफरेबली 8 बजे तक ही हम ब्लड लेना हमें लगता है कि तब तक होना चाहिए। दूसरा, आप बेसिक
जिन लोगों में, जो लोग अवेयर हैं सिर्फ वही अवेयर हैं, जैसे ईच वन टीच वन, ठीक है, कि आप अगर एक ब्लड देता है तो वो अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अगर स्टूडेंट है तो क्लासेस में, या अपने रिश्तेदारों में, इन सब में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है और इन सब लोगों को एजुकेट करना है। तो अगर आप खुद ब्लड देने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को साथ ले जाइए कि देखिए मैं ब्लड दे रहा हूँ, तो आगे बच्चों में भी मोटिवेशन होगी, बच्चे भी को भी लगेगा कि जब हम 18 ईयर्स के हो जाएंगे हम भी ब्लड डोनेट करेंगे। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिलीज डोनेट करती हैं ब्लड। अब हरियाणा वगैरह में तो इतनी ज्यादा मोटिवेशन है लोगों की, जिस दिन शादी होती है अपनी शादी वाले दिन वो लोग सारे के सारे वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं कि ये अब आज हमारी शादी है तो यही गिफ्ट जो है हम सोसाइटी को दे रहे हैं। तो इस तरह से लोगों की अपनी अपनी मोटिवेशंस हैं। कॉलेजेस, स्कूल्स में मुझे लगता है कैंप्स लगने चाहिए, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उस दिन कैंप्स लगने चाहिए। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं ब्लड देते हुए तो उनको भी मोटिवेशन होती है। और मुझे लगता है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और कई सोसाइटीज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गांव के लेवल के ऊपर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं और सरपंच हैं, इन सब को हमें बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके हमें, अभी तो क्या है कि अर्बन एरिया में ही काफी अवेयरनेस है। कुछ साल पहले तक हमारी जो डोनेशन थी वो 10 to 20% थी, पर अब थोड़ी बढ़ के हमारी अराउंड 40% तक हो गई है। पर अभी भी 60% का गैप है, अभी भी 60% लोग जो हैं वो अपने पेशेंट के लिए ब्लड दे रहे हैं, ठीक है। फिर लोग आगे आते नहीं है ब्लड देने के लिए। ये एक वॉलंटरी डोनर्स का भी और हर किसी का ये वो रहता है, शिकायत रहती है कि जब हमें जरूरत होगी ब्लड की हमें नहीं मिलेगा, हमने तो ऑलरेडी दे दिया पर हमें नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा जब तक 100% वॉलंटरी डोनेशन नहीं होगी। अगर हमें 40,000 की जरूरत है तो कम से कम 40,000 यूनिट्स जो हैं वो वॉलंटरीली डोनेट होनी चाहिए, तभी सभी पेशेंट्स को जो है ब्लड मिल पाएगा। किसी को लोगों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी या कहीं से प्रोफेशनल डोनर्स नहीं लाने पड़ेंगे। बड़े सारे लोग जो है प्रोफेशनल डोनर्स के बहकावे में आ जाते हैं, उनसे वो पैसे ले लेते हैं और ब्लड वो खुद दे देते हैं, और उनका ब्लड जो होता है वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड होता है, ऑलरेडी उसमें हेपेटाइटिस बी, सी और HIV जो मैंने बोला ये डिजीजेस हैं, वो ऑलरेडी उन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और वो ब्लड डोनेट करके चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल डोनेशंस जो हैं वो बैंड भी हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, और किसी भी सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेजेस में और कोई भी गवर्नमेंट जो भी ब्लड सेंटर्स हैं वहाँ पे किसी भी तरह से किसी को भी ब्लड के पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को भी नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। सिर्फ नर्सिंग होम्स हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, जब वो हमसे ब्लड लेने आते हैं तो उसके चार्जेस हैं, उसके चार्जेस गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, वही चार्जेस उनसे लिए जाते हैं। पर जो सरकारी अस्पताल में एडमिट है मरीज, उनको किसी को भी किसी भी तरह से, मैं आपके यहाँ से मंच से कहूंगी कि किसी को भी किसी भी तरह से पैसे देने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली फ्री है ब्लड, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है अपने सिटीजन्स को। मैम, ब्लड बैंक एट प्रेजेंट कौन कौन सी कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहा है जिसे आप डिस्कस करना चाहेंगे, और किस तरीके से आप लोग उसको एड्रेस करते हो? सबसे पहले तो यही है शॉर्ट सप्लाई ऑफ द ब्लड, ठीक है, डिमांड और गैप में ये है। तो और जो डोनेशंस जो हैं, जैसे मैंने बताया हम नाइट डोनेशंस खत्म करना चाहते हैं, तो नाइट डोनेशंस हमारी होती रहती हैं। दूसरा, प्रोफेशनल डोनर्स, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी सारे आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल डोनर्स जो हैं, जो आउट ऑफ वर्किंग आवर्स जो हैं वो ब्लड बैंक के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, और जो मेरे ज़रूरतमंद मरीज़ होते हैं वो उनकी बातों में, बहकावे में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, और ये चैलेंजेस जनरली आउट ऑफ वर्किंग आवर्स आती हैं।
मीन्स कि हमें जो भी करना है प्रॉपर एक रूल रेगुलेशन के दायरे में रहकर करना पड़ेगा। मैम, जब हम ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, ज़रूरी है कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही, इन केस अगर प्राइवेट कोई इमरजेंसी आ जाए तो किस तरीके से ब्लड अरेंज करें? प्राइवेट नर्सिंग होम्स जितने भी हैं वो हमारे साथ टाई अप होता है उनका, वो आराम से हमसे ब्लड लेके जा सकते हैं। कभी भी हम इमरजेंसी हो, जैसे भी हो, हम उनको ब्लड देते हैं। मैम, सोसाइटी में एक मैसेज किस तरीके से दिया जाए, या कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम है कि हर इंसान एनकरेज हो कि हाँ हम ब्लड देंगे? अभी मोदी जी का बर्थडे था 17th को, तो वो एक सेवा पखवाड़ा करके एक उन्होंने वो चलाया, मुहिम चलाया, 2 अक्टूबर तक था। उसमें क्लीनलीनेस और भी बहुत सारे उसमें थे। उसमें एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो ड्राइव था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई और उन्होंने ब्लड दिया। पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होते हैं। ये ड्राइव का मतलब ये है कि ये आपको मोटिवेशन है कि आप इसको कंटिन्यू रखो, एक फिक्स टाइम के लिए नहीं रखो। तो ये जो है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए ड्राइव। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत कोई डे आता है, जैसे हमारा नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे था 1 अक्टूबर को, उस टाइम बहुत सारे लोग आ जाते हैं ब्लड देने के लिए। तो पर जब वो डे खत्म हो जाता है, उसकी रेलेवेंस इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, तो जब बाद में हमें ब्लड चाहिए होता है, तब ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो नहीं आती हैं। तो मेरा ये है कि ये जो डोनेशन ड्राइव है, ये पूरी ओवर द ईयर ये स्प्रेड रहनी चाहिए। जब बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंड होती है, तब भी हमारे पास ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि एक तो स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं या फिर कुछ घर से बाहर, बेसिकली वो हॉलीडे टाइम होता है। तो इस तरह से ये जो डोनेशन ड्राइव है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लड देते हैं, जैसे संत निरंकारी मिशन है, उनका पूरे फुल ईयर का एक कैलेंडर बना होता है कि कहाँ कहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स होंगे। इसी तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अपना अगर पूरा कैलेंडर बना लेंगे कि हमने इस टाइम ब्लड डोनेट करना है, उससे क्या होगा कि ब्लड की शॉर्टेज नहीं होगी। और ऐसा नहीं होगा कि कभी बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया, कभी बहुत कम ब्लड हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो सस्टेन रहेगा, हमेशा सस्टेनेबिलिटी रहेगी। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि जो भी ब्लड दे सकते हैं, जो भी एलिजिबल डोनर्स हैं, वो कम से कम एक बार लाइसेंस्ड ब्लड सेंटर्स में जरूर जाएं और वहाँ पे जाके ब्लड दें। और आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, गुड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। अगर किसी को कोई शिकायत है या किसी को कोई, वो मुझे लगता है वो हमारे साथ आके डायरेक्टली एड्रेस करें, तो हम उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। जी मैम, यही मैं आपसे अगला मेरा सवाल था कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या किसी को ब्लड चाहिए या कोई उसको, हम कहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच करें कि हमें किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत ना हो, हमें पता है कि हमें यहाँ पे जाना है? हाँ बिल्कुल, आप हमारे पास 24 आवर्स हमारे ब्लड सेंटर्स में, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है, आप उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे हमेशा। मैम, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ब्लड है वो एक बहुत ही अमूल्य भेंट है, जो सिर्फ इंसान ही इंसान को दे सकता है। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान महादान, एक रक्त से 4 लोगों की जान बचती है। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को, जो भी एलिजिबल डोनर्स हैं, वो आगे आएं और ब्लड डोनेट करें। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करेंगे कि दोबारा आप फिर किसी दिन समय निकाल के हमारे यहाँ पर आए। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।